President has proclaimed emergency. Fated future of Indian democracy itself. 25 जून 1975 की वो आधी रात पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की गई। टेलीफोन बंद किए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी अखबारों पर क्या छपेगा अब ये सरकारें तय करेगी। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे जेलों में डाला गया। आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया गया। और संजय गांधी का वो जबरन नसबंदी अभियान, जिसमें लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की गई। और एक कहानी है उस दौर की जब सत्ता के लिए लोकतंत्र कुर्बान कर दिया गया और संविधान एक मजाक बनकर रह गया। अब सवाल आता है कि एक ऐसा देश जिसे दुनिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में जानता है, उस देश में क्यों संविधान को कुचला गया? क्यों सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई? सवाल ये भी आता है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जिन्हें सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टरों में से जाना जाता है, उनके कार्यकाल में वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना हो या भारत का पहला परमाणु परीक्षण करना हो, ये वही इंदिरा गांधी है जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी दुर्गा कहकर बुलाते थे। आज उन्हीं इंदिरा गांधी को क्यों भारत का एक बड़ा तबका द किलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा? दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 से, जब इंदिरा गांधी पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी और प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने सबसे पहले काम करा पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में लेना, जिसमें वो बखूबी सफल रही। इंदिरा गांधी ने पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया था और इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राजाओं को मिलने वाला प्रिवी फर्स्ट को खत्म कर दिया गया। प्रिवी फर्स्ट क्या था कि जो हमारी रियासतें थी, उनके जो राजा थे, सरकार उनको वित्तीय सहायता देती थी और इंदिरा गांधी ने इसे असंवैधानिक घोषित कर इसे खत्म कर दिया। ये दोनों फैसले गरीबों के हितों में थे, इसलिए इंदिरा गांधी गरीबों के बीच एक लोकप्रिय नेता बन गई। अब इंदिरा गांधी गरीबों के बीच एक मजबूत और लोकप्रिय नेता बन चुकी थी और उन्हें लगा कि ये चुनाव करने का सही समय है, क्योंकि जनता अभी उनके फेवर में है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस को चलते 1972 में होने वाले जनरल इलेक्शन को 1971 में करवाने का ऐलान कर देती है, जिससे विपक्ष भी बड़ा शौक हुआ। इस चुनाव में इंदिरा गांधी के लिए जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होता है, वो था उनका चुनावी नारा गरीबी हटाओ का। एक तरफ इंदिरा पहले से ही गरीबों के बीच एक लोकप्रिय नेता बन चुकी थी और दूसरी तरफ उनका चुनाव में ये गरीबी हटाओ का नारा जनता को लुभाने में सफल रहा और इंदिरा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हासिल करती है और कांग्रेस सत्ता में आती है। इंदिरा गांधी जीत तो गई, लेकिन उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली थी, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, वो इस चुनावी फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करी। उनका आरोप था कि चुनाव में उनके साथ गड़बड़ी हुई है। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि चुनाव में उन्होंने सरकारी अधिकारियों को एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनों का गलत इस्तेमाल किया और बैलेट पेपर टेम्परिंग का भी आरोप लगाया गया। इस मामले की जांच पड़ताल के बाद 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो कोर्ट ने भी इंदिरा को दोषी माना और फैसला दिया कि इंदिरा गांधी अब 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकती, यानी उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। इंदिरा तुरंत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो बनी रहेगी, लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकती, यानी उनके अधिकार को कम कर दिया गया। अब वो एक नामात्र की प्रधानमंत्री रह गई थी और यही फैसला आपातकाल का मुख्य कारण बना। अब एक तरफ इंदिरा और अदालत टकराव चल रहा था, जिसमें फैसला आते आते लगभग 4 साल लग गए और वहीं इन 4 सालों में यानी 1975 तक आते आते देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ विशाल जन आंदोलन खड़े हो चुके थे, जिसे नेतृत्व मिला
जयप्रकाश नारायण का, जिन्हें जेपी भी कहा जाता था। अब जयप्रकाश नारायण आंदोलन एक बड़ा रूप ले चुका था, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं सब शामिल थे। और फिर 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेगुलेशन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई असंवैधानिक आदेश देती है तो पुलिस को उसे मानने की जरूरत नहीं। ये इंदिरा गांधी सरकार के लिए खुली चुनौती थी और सत्ता के लिए खतरे की घंटी। इंदिरा जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नामात्र की प्रधानमंत्री रह गई थी, उन्हें एक अवसर मिला दोबारा से सत्ता में आने का, जिसे तब्दील करा आपातकाल के रूप में। और बिना कोई देरी उसी रात को पूरे देश में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और यही वो पल था जिसे भारतीय इतिहास लोकतंत्र का सबसे काला दिन मानता है। और शुरू होता है 21 महीने का वो आपातकाल दौर, जिसे भारतीय लोकतंत्र कुचल दिया गया। इमरजेंसी लागू होते ही अपोजिशन के सारे बड़े लीडरों को जबरन पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया, क्योंकि इंदिरा सरकार को डर था कि कोई उनके खिलाफ बोले ना। अगर कोई बड़ा लीडर या कोई भी नेता पुलिस से छुपता तो उनके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा था। और सिर्फ नेताओं को नहीं, लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे जेल में डाल दिया गया। और ये सब कुछ हो रहा था एक लोकतांत्रिक देश में। इस दौर में इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा डर था अखबारों से या मीडिया रिपोर्टों से। और इसीलिए सबसे पहले टारगेट किया गया मीडिया को। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, टेलीफोन बंद कर दिए गए। अब अखबार पर क्या छपेगा ये सरकारें तय करेगी। यानी कोई भी अखबार अपनी मर्जी से ना सरकार के खिलाफ बोल सकता था और न लिख सकता था। और यदि कोई अखबार ऐसे करता तो उसे या बंद कर दिया जाता या उसके संपादकों को जेलों में डाल दिया गया। वीजी वर्गीस ने जब सेंसरशिप के खिलाफ बोला तो उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों पर पाबंदी लगा दी गई। विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 को विरोध में अपने अखबार का पहला पन्ना खाली छापा था, यानी सिर्फ मौन विरोध किया गया था। इस आपातकाल के साथ एक और डरावना इतिहास जुड़ा है, संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान। दरअसल 1970 के दशक में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई वो था जनसंख्या विस्फोट, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू करी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अब जहां इमरजेंसी के टाइम सारा कंट्रोल सरकार के पास था, तो सरकार ने इसका फायदा उठाना शुरू करा। और यही से शुरू होता है जबरन नसबंदी अभियान। इस अभियान के तहत लोगों को जबरन उनके घरों से पकड़ पकड़ कर ट्रकों में भरा जा रहा था। और सरकारी अधिकारियों को टारगेट दिए गए कि हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले से इतने की संख्या में नसबंदी होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट के लालच दिए गए, जिससे कि इस अभियान में और भी ज्यादा होड़ मच गई। और अगर कोई इसका विरोध करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। दिल्ली के तुर्कमान गेट में जब लोगों ने इसका विरोध करा तो पुलिस ने सीधे गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 20 लोग मारे गए। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई, जिसमें हजारों लोगों की जाने गई। क्योंकि तब हमारा स्वास्थ्य विभाग भी इतना मजबूत नहीं था कि हर गांव, हर कस्बे तक हमारी टीम पहुंच सके। इस अभियान में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए गरीब और मुस्लिम लोग। वही कांग्रेस जो मुसलमान और गरीबों की अपनी सबसे हितैषी पार्टी मानती है, उसी कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान इनका सबसे ज्यादा शोषण किया। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने टारगेट करा कॉन्स्टिट्यूशन को, और 10 अगस्त 1975 को 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, जिसका मकसद था जुडिशरी की पावर को कम करना। इस अमेंडमेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और स्पीकर के मामले में न्यायालय का कोई भी जुडिक्शन नहीं रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर अब यहाँ पर खत्म हो गई। और ये सब किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से, जो अपनी सीट खोई हुई थी उसे वापस लेने के लिए। क्योंकि इस संशोधन के बाद अब कोर्ट प्रधानमंत्री के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता था, वो वैसे भी यहाँ पर इररिलेवेंट हो गया था।
उसके बाद संविधान में अगला संशोधन किया गया था, जिसे सबसे बड़ा और विवादास्पद संशोधन माना जाता है। इस संशोधन ने भारत की लोकतंत्र की जड़ों को पूरी तरीके से हिला दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा बदलाव किए गए थे। इस संशोधन का मुख्य कारण था प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरीके से कंट्रोल देना। जैसे इस संशोधन के तहत अब अदालतें सरकार के किसी भी कानून को असंवैधानिक नहीं ठहरा सकती, यानी अब सरकारें जो चाहे कानून बना सकती थी, क्योंकि अब न्यायालय का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। इसी कानून के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, जैसे आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 तक को भी खत्म कर दिया, यानी लोगों की जीने की स्वतंत्रता को भी छीना गया। और इसी कानून के तहत लोगों को तभी जबरन जेलों में डाला गया, क्योंकि अब आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे। इसी कानून के तहत संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे शब्द को जोड़ा गया और संविधान के प्रस्तावना में पहली बार कोई बदलाव किया गया। कुल मिलाकर इस संशोधन के जरिए न्यायपालिका को कमजोर किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को छीना गया, मौलिक अधिकारों को छीना गया और पूरा का पूरा कंट्रोल पीएम ऑफिस को दे दिया गया। अब इस दौर को लगभग 21 महीने हो चुके थे और 1977 में जनरल इलेक्शन होने थे। इंदिरा गांधी को लगा कि अब सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है और चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन जनता सब कुछ देख रही थी और समझ रही थी। सारा विपक्ष एकजुट हुआ और नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। अब ये नारा देश के हर गांव, हर कस्बे, हर गली में पहुंच चुका था। रिजल्ट आए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, यहां तक कि इंदिरा गांधी भी अपनी सीट हार गई और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने सबसे पहले काम करा मौलिक अधिकारों को बहाल करना। प्रेस से सेंसरशिप को हटा दिया गया और संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को जीवित करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या राष्ट्रीय आपात एक देश की जरूरत थी या अपनी सत्ता को बचाने के लिए सिर्फ ये किया गया था? अब इसको समझने के लिए भी लोगों के दो अलग अलग मत। कुछ लोगों का मानना है कि देश में अराजकता इतनी बढ़ गई थी जिसे कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल जरूरी लगाना। तो कुछ लोगों का मानना है कि मात्र सत्ता की वो के कारण इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। अब आप बताइए कि क्या आपातकाल एक लोकतांत्रिक समाधान हो सकता है? क्या जो आपातकाल लगाया गया था वो देश हित में था या सत्ता को बचाने के लिए किया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।